हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर, मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एटम क्या होता है। ये जो पार्टिकल है ना, मतलब ये जो पेन है, ये पेन क्या है? पेन एक मैटर है। आप मैटर क्या होता है? लाइक जो जो भी चीजें हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये पेन, बॉटल, लैपटॉप, फोन, एवरीथिंग, जो भी चीजें दिखाई दे रहा है आसपास घर में, वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ मैटर है। अब ये जो पेन है, पेन भी एक मैटर है। इस पेन को अगर मैं तोड़ू, तोड़ते तोड़ते अगर ऐसा एक पार्टिकल में हम लोग पहुंच जाए, ऐसा एक पार्ट पे हम लोग पहुंच जाए जिस पार्ट को हम लोग और नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो पार्ट होगा एटम। ठीक है। सो एटम क्या होगा? एटम होगा स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्ट ऑफ अ मैटर। जैसे कि आप सोचो, जो अर्थ है वो अर्थ कितना बड़ा है। अब अर्थ के रिस्पेक्टिव में अगर हम लोग एक छोटा सा डार्क पार्टिकल को लो, तो वो डार्क पार्टिकल तो अर्थ के रिस्पेक्टिव में कितना छोटा है। बिल्कुल एटम बिल्कुल ऐसा ही। पर एक बार सोचो, जो डार्क पार्टिकल है उसमें तो बहुत सारे एटम्स है, मतलब एटम्स कितना छोटा है कि जो डार्क पार्टिकल है वो तो इतना छोटा है, वो विजिबल है। पर एटम जो है वो तो इनविजिबल है, उसको हम लोग नेकेड आई में नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। अब देखो, अब एक लॉ है, जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास। आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में तो सीखे ही होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब मतलब दो रिएक्टेंट्स आके केमिकली रिएक्शन करता है और इसके थ्रू एक नया प्रोडक्ट हो जाता है, ये होता है केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज जिसके थ्रू होता है वो ही होता है केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल जो चेंजेस है वो चेंजेस होता है। तब केमिकल चेंजेस में मैंने कहा कि रिएक्टेंट होता है, मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो सोचते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है। अब रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट करेगा। अब अगर हम लोग मास को देखें, जैसे कि देखो, जैसे कि कुछ भी आप लोग रिएक्शन करोगे तो उसके पहले उसका तो मास तो देखोगे ना, कि कितना क्वांटिटी लिखा, उसका मास कितना है, जितना क्वांटिटी लिया उसका मास कितना है। ये सब कुछ तो आप लोग मेजर करोगे ना, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा। बिना मेजरमेंट के कुछ भी ऐसे ही नहीं डाल सकते हम लोग केमिकल रिएक्शन में। तो अगर हम लोग इस रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी का अगर मास का हम लोग मेजर करें और उसका जो सम होगा, वो समिंग सम के जो इक्वल ये प्रोडक्ट के मास होगा। दैट मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग किसी भी मास को, ना हम लोग मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम लोग मास को थोड़ा सा मतलब इंक्रीज कर सकते हैं। मास को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट ए मास ऑफ reactant A plus mass of reactant B equals to mass of product। ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग एसिड ले और यहाँ पर बेस लेंगे, तो प्रोड्यूस होगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब जितना क्वांटिटी एसिड लेंगे उस क्वांटिटी का मेजर करेंगे, उसके बाद जितना क्वांटिटी बेस लेंगे उसका भी मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा कि जो सॉल्ट एंड वाटर हुआ है, वो उसका जो मेजरमेंट ऑफ मास है, सॉल्ट एंड वाटर का टोटल मेजरमेंट ऑफ मास है, वो बिल्कुल सेम है एसिड एंड बेस के मास के टोटल के साथ। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं
एक और लॉ हम लोग देखेंगे और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को अगर देखें तो ये जो लॉ है ये लॉ प्रोस्ट ने दिया था। In a chemical substance, the elements are always present in definite proportions by mass. मतलब कहीं से भी अगर आप लोग वाटर को लो तो कहीं का भी वाटर हो, पॉन्ड का वाटर हो, ट्यूबवेल का वाटर हो, कहीं पर भी आपके घर का वाटर हो, कुछ भी वाटर हो, उस वाटर का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या होगा? उस वाटर हमेशा H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होगा एंड ऑक्सीजन से बना होगा। अब ये जो हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन कितना होता है? मतलब 2:1 होता है। मतलब जो वाटर है उस वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, है ना। दो 2 पार्ट है हाइड्रोजन और 1 पार्ट है ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से बनता है जो वाटर है, उस वाटर का पूरा मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है कि बहुत सारा एटम एक साथ में अगर मिलके एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिले और वो मॉलिक्यूल तैयार करता है, ठीक है। अब अगर कहीं से भी वाटर का, कुछ भी वाटर हो, कहीं से भी वाटर हो, उस वाटर का जैसे कि उस वाटर में जब उसका जो कॉन्स्टिट्यूट है जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो जैसे कि सेम होगा, उसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का जो रेशियो होगा वो भी हमेशा एक ही होगा, कांस्टेंट होगा, लाइक 1:8 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास का जो प्रोपोर्शन है, उसका जो मास का जो रेशियो वो हमेशा 1:8 होगा। यही चीज बताया गया है इस लॉ में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो एटम है ना, मैंने क्या कहा, एटम बहुत छोटा है, ठीक है। इसका जो साइज है ना, इसका साइज nm में मापा जाता है। जैसे कि अगर मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ nm, तो इससे आप लोग सोच सकते हो कि जो एटम है वो एटम कितना छोटा है। अब एटम मतलब नेचर में ऐसे ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। वो क्या करता है, वो एक तो वो उसका जो चार्ज है उस मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ सकता है और इलेक्ट्रॉन कुछ भी इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरह एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। उसकी तरह से एक्सेप्ट करके वो आयन क्रिएट करता है। अब जस्ट इतना जान लो, आप लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि मैंने ये पूरा चीज पढ़ाया हुआ है, आज तो हम लोग रिविजन कर रहे हैं। सो वो क्या करता है, वो प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इसी के थ्रू वो आयन क्रिएट करता है। अब आयन क्रिएट करता है और वो क्या करता है, अब ये जो सारा आयंस है वो आयंस एक साथ में आता है, एक साथ में आके और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ में आके एक मैटर की तरह वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसी के थ्रू जो एटम है एटम रह जाता है। तो एटम क्या करता, एटम वो फॉर्म करता है मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब ये मॉलिक्यूल्स आयन से एग्रीगेट होके तैयार करता है मैटर। अब हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मैंने क्या कहा कि जो एटम है वो एटम डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलके वो मॉलिक्यूल तैयार करता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल एक्चुअल में स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। और जो एटम्स है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलके मॉलिक्यूल तैयार करता है। आप लोग एक चीज देखो कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, जिसको बोलते हैं मतलब जिसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक बोलते हैं उसको। और उसका जो एक एग्जांपल है वो है आर्गन, हीलियम, ये सब इसका एग्जांपल है।
और कभी कभार होता है कि दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल क्रिएट करता है। इसको डायटोमिक बोलते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि 3 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल तैयार करता है, जैसे कि ओजोन। ओजोन में 3 ऑक्सीजन की एटम्स है और ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल में मैंने कहा कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक एटम हो रह सकता है, एक एटम ही मॉलिक्यूल तैयार करेगा, और कभी कभार हो सकता है कि 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल करेगा डेफिनिट प्रोपोर्शन में। ये चीज डेफिनिट प्रोपोर्शन याद रखना। और कभी कभार हो सकता है जैसे कि 3 एटम्स आके एक मॉलिक्यूल तैयार करता है, तो इसको ही बोलते हैं, इसका जो नंबर है ना, हम लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में जितना एटम आके मॉलिक्यूल तैयार करेगा, इस नंबर को ही बोलते हैं एटोमिसिटी। ठीक है, तो आप लोगों को यह मतलब पता चल गया कि एटोमिसिटी किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि ऑक्सीजन का एटोमिसिटी है 2। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, एक्चुअल में ना ये सब वैलेंसी के पहले हम लोग थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक और बात देख लेते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को 2-3 बहुत सारे वीडियो में करवाया हुआ है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम लोग ये 2 चैप्टर लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 2 चैप्टर जब हम लोग एक साथ कर रहे होंगे ना, तो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में वो सब कुछ है, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब कुछ। पर मुझे लगता है कि ये जो केमिकल फॉर्मूला, ये केमिकल फॉर्मूला जानने से पहले अगर आप लोग वैलेंसी मतलब इसका अगर डिटेल में जान लो ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि वैलेंसी होता है जो कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब ये वैलेंसी एक्चुअल में क्या होता है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो एटम है उस एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, एक तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बिल्कुल सेम सेम होते हैं, आप लोगों को पता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का जो नंबर वो अलग होता है। और जो न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन उसका चार्ज कुछ भी नहीं, 0 चार्ज है। और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो एटम है उस एटम में जैसे उसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल सेम है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है ना वो भी सेम है, नंबर एंड चार्ज। लेकिन क्या है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव को काट मतलब इसका ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, इसीलिए जो एटम का जो टोटल जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, और एटम क्या करता है, एटम वो अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके या फिर डोनेट करके ये कंबाइन होता है, और ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है इसको ही बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, अब देखो ये जो एटम है, एटम के एकदम बीच में ना न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, इसमें रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके अराउंड घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट डिफरेंट शेल में ऑर्बिट में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है,
अब ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो लास्ट जो शेल होगा और लास्ट जो ऑर्बिट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वो ऐसे किसी को डोनेट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, किसी भी एटम का चार्ज जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसका तो नेगेटिव चार्ज एक कम हो गया है ना, प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो नंबर है वो तो सेम है। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका जो चार्ज है वो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एटम का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो एटम है, ये एटम अपना ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो कंबाइन होता है, और ये जो कैपेसिटी है इसको ही बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, अब किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल है और जो लास्ट ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा क्या करता है, वो एक ऑर्बिट में घूमता रहता है, मैंने आप लोगों को सिखाया था। अब वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन एक जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉन को वो एक या फिर दो या फिर उससे भी ज्यादा कुछ भी, मतलब जितना वो कर सकता है, जितना उसे चाहिए वो उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और एक्सेप्ट करके कंबाइन होगा, और इस पे डिपेंड करके होता है वैलेंसी। जैसे कि सोडियम का वैलेंसी होगा +1, क्लोरीन का वैलेंसी होगा -1। अब हम लोग देखने वाले कि जो केमिकल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ये हम लोग कैसे लिख पाएंगे। जैसे कि अगर बोल दे सोडियम क्लोराइड, अब देखो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये तो देख के कुछ पता नहीं चल रहा है ना कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, कितना सोडियम है, कितना क्लोराइड है, लेकिन अगर हम लोग NaCl लिखे तब पता चल रहा है कि इसमें सोडियम का एक सोडियम का एटम है, और अगर एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचे, एक NaCl मॉलिक्यूल के बारे में सोचे तो उस मॉलिक्यूल में एक Na का मतलब सोडियम का एक एटम है और एक क्लोरीन का एक एटम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे सोडियम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्लोरीन। तो जो सोडियम है उसका वैलेंसी कितना होगा, उसका वैलेंसी होगा +1, और जो क्लोरीन होगा उसका वैलेंसी होगा -1। तो सोडियम को लिख दे रहे हैं यहाँ पर Na और क्लोरीन को लिख रहे हैं Cl। ठीक है, ये हो गया सिंबल्स। अब क्या आएगा, अब आएगा वैलेंसी। जैसे कि इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे कि सिंबल्स लिखे SYMBOLS, सिंबल्स लिखे तो यहाँ पर Na आएगा और यहाँ पर आएगा Cl। अब यहाँ पर हम लोग वैलेंसी लिखेंगे, वैलेंसी इसका है +1, इसका है -1। अब पता है इसको ना ऐसे क्रॉस ओवर कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना NaCl। अब देखो यहाँ पर तो 1 है, 1 को हम लोग नहीं लिखते, इसीलिए यहाँ पर ऐसे कुछ चेंजेस नहीं हुआ, मतलब एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर हुआ लेकिन फिर भी उसका जो नंबर है उसका नंबर का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अगर हम लोग एक हाइड्रोजन सल्फाइड को लिखे तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो है H2S। अब देखो इसे भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है और सल्फर का कितना है, सल्फर का और मतलब सल्फाइड का 1 एटम होगा सल्फर का। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंबल्स लिखे तो सिंबल में सबसे पहले हाइड्रोजन को लिख देंगे और यहाँ पर S लिख देंगे, यहाँ पर वैलेंसी आएगा। तो वैलेंसी, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा, हाइड्रोजन का वैलेंसी होगा 1, और जो सल्फाइड है उसका वैलेंसी होगा, इसका वैलेंसी होगा 2, मतलब सल्फर का वैलेंसी होगा 2। तो इसका चार्ज भी लिख देते हैं हम लोग प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पर ये चला जाएगा और यहाँ पर ये चला जाएगा, तो ऐसे कर कर क्या हो जाएगा H2S होगा। ठीक है, तो इसके लिए ना वैलेंसी को जानना बहुत जरूरी होता है। लाइक ये इस तरह के आप लोग को कुछ मत
मतलब मेमोराइज बिल्कुल भी मत करना, ये करते करते हो जाएगा, हर रोज इसको करना है। हर रोज जो वैलेंसी का जो मतलब एटॉमिक नंबर का, प्रोटॉन नंबर का जो टेबल है वो टेबल हर रोज देखना है, ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट एक देखो, नेक्स्ट एक और हम लोग देख लेते हैं जिसमें जो नंबरिंग का चेंजेस होगा और हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्या मतलब किस तरह के ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये कैसे हुआ। तो हम लोग एक लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो सिंबल अगर लिखे तो यहाँ पर कैल्शियम का Ca हो जाएगा, और ऑक्साइड में क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, दैट मींस ऑक्साइड मींस O माइनस, ठीक है, O2 माइनस, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो है वो 2 होगा वैलेंस इसका, और जो ऑक्साइड है उसका भी वैलेंसी होगा 2 होगा, मतलब माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है देखो, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर Ca, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और O2, अब दोनों जगह 2 है, मतलब हम लोग इसको CaO लिख सकते हैं, ये राइट होगा। ओके, सो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरह के फॉर्मूला को बना सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग देखने वाले हैं, वो है डाल्टन का थ्योरी। वो चीज हमें ना एक्चुअली पहले ही देखना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग, लेकिन हम लोग देखेंगे। अब देखो, जो डाल्टन का थ्योरी है वो है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मतलब सारे जो मैटर है वो मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, वो होता है एटम। व्हिच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब देखो हम लोगों ने लास्ट में किया, अब तो ये जो थ्योरी है वो थ्योरी बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब कुछ देख लिया कि जो केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने पहले ही देख लिया, अब तो बहुत क्लियर हो जा रहा है ये। सेकेंड है एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैंने बताया ना, हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग मास का चेंजेस नहीं कर सकते, इसका मतलब हम लोग जो एटम है ना, उस एटम का भी हम लोग मतलब उसको ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर पाएंगे केमिकल रिएक्शन में, ना हम लोग उसको क्रिएट कर पाएंगे किसी एटम को। ये डाल्टन ने दिया था। atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। atoms जो है वो जो मतलब सेम एलिमेंट का जो एटम है, लाइक अगर हम लोग सोडियम का ही एक एलिमेंट ले, सोडियम में तो बहुत सारा एटम है, मैंने बताया ना बहुत सारा एटम होगा सोडियम में। ये बिल्कुल पता है किस तरह के होगा, जैसे कि अगर हम लोग एक रेत को देखें तो हमें क्या लगेगा ये रेत सिर्फ अकेला है, लेकिन इस रेत में बहुत सारे क्या होता है, सैंड की पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ये जो पार्टिकल्स होगा मतलब ये जो एटम्स होगा किसी भी एक एलिमेंट में, वो एटम्स बिल्कुल भी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। फोर्थ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट का जो एटम्स होगा उसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वो केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे कि ऑक्सीजन का जो एटम है वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, और जो हाइड्रोजन का एटम है वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds। वो एकदम स्मॉल स्मॉल होल नंबर्स में रेशियो में वो कंबाइन होके कंपाउंड क्रिएट करता है। The relative number and kinds of atom are constant in a given compound। एक कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम है वो कांस्टेंट है। जैसे कि अगर इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग देखें तो H2O, यहाँ पर देखो H जो है वो 2 और O जो है वो 1, ये हमेशा 2:1 ही इसका रेशियो होगा, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा, कहीं से भी पानी लाओ उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा, और वो हमेशा 2:1 रेशियो में ही मिलेगा, ठीक है। सो ये था, लास्ट में हम लोगों ने देख लिया कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो एटॉमिक थ्योरी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग इसको लाइक करना, इसको शेयर करना,
और कमेंट भी करना अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट वीक पे विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।